हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आगाज़ करते हैं और शुरुआत करते हैं आगे की अपनी सीरीज़ का। ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ये आपकी इस वीक में ख़त्म हो जाएगी और दिवाली के बाद में कुछ नया आपके लिए स्टार्ट होगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। दैट मीन्स 6 या 7 तारीख के आसपास आपके लिए सुबह 5 बजे कोई नई सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज के सेशन की। देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपका जो सुबह करंट अफेयर्स का क्लास होता है इसको मिस मत करिए। आपने यूपीपीएससी का पेपर देख ही लिया होगा, आपने राजस्थान का पटवारी का पेपर देख लिया होगा। यार अब इससे ज़्यादा और क्या, मतलब एक एक सवाल इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा वाला लोगों ने किया है कि आउट ऑफ 150, 141, 142 अटेम्प्ट्स किए हुए हैं। तो यार अगर एक क्लास में से आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वाई टू मिस इट। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, वाई टू मिस इट, नेक्स्ट इज योर डिसीजन। ठीक है, चलिए। तो क्लास आपका होता है डेली बेसिस पे 6:45 AM शार्प, इसी चैनल पे होता है, डोंट मिस इट। और हाँ, स्पेशल क्लासेस की जो सीरीज़ है वो आपकी 10:30 बजे और 2 बजे होती है। दोनों टॉपिक आप एक बारी से चेक कर सकते हो। और अनअकैडमी, अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आपके लिए सिंपल एक प्रोसेस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, क्लिक एंड ज्वाइन। ओके, सवाल एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मार देना। ओके, पहला सवाल, बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रेड, यानी कि अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा बिजी वाला कौन सा ओशन देखने को मिलता है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो पैसिफिक भी आता है, अटलांटिक भी आता है, दोनों ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड के पर्पज से पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होगा, अटलांटिक ओशन। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पैसिफिक ओशन का एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड जो है वो अकेले चाइना ही करता है। चाइना करता है कि मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम जो शिप जाते हैं वो चाइना के ही जाते हैं। बट ये वाला जो एरिया है यहाँ से आपको हर एक कंट्री के जो शिप हैं या कार्गो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगला, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो खाड़ी है या लाइक जो गल्फ का एरिया है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। यानी कि अगर हम गल्फ की बात कर रहे हैं और मैक्सिको की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ आपको मैक्सिको मिलता है, मैक्सिको सिटी मिलती है, उसी के बगल में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 नदियाँ हैं जो आपस में मिलती हैं और इनका क्या बनता है, डेल्टा फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड फूड डेल्टा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी रिवर्स हैं, मिसिसिपी एंड मिसौरी। अगला, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी कोस्ट लाइन पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी है। अब देखो, कोस्ट लाइन की बात आए, अगर हम इंडिया की बात करें तो गुजरात हो जाता है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो गोवा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट की बात हो रही है तो क्या होगा, कनाडा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सुनते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है यहाँ पे गुंटामाओ बे, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा क्यूबा के अंदर लोकेटेड है। आप ये बात जानते हो कि क्यूबा के अंदर अभी इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद में क्यूबा ने अभी जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल भी दिया था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्यूबा के रिस्पेक्ट में मालूम होने चाहिए क्योंकि सवाल क्यूबा से बनेगा, तो इट इज़ यू शुड नो। क्यूबा को बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ओशन है जिसका 50% टोटल वाटर जो है ना, वो आपको इस प्लैनेट पे ही देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा पैसिफिक। सवाल को थोड़ा सा घुमा के अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया का, पूरे अर्थ का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो भी आप आंसर क्या करोगे, पैसिफिक आंसर कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए एस शेप्ड कौन सा है तो आंसर अटलांटिक ओशन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ओशन हैज़ द मोस्ट कोरल रीफ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मूंगा चट्टाने हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मैक्सिमम कोरल रीफ जो हैं वो आपको मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, जहाँ पे आपको कोरल सी देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। अगर आपसे वहाँ पे ऑप्शन में कोरल सी दिया हो और पैसिफिक ओशन दिया हो तो आप आंसर कोरल सी मार्क करोगे। इन केस वहाँ पे ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन दिया हो तो आप आंसर पैसिफिक ओशन मार्क करोगे। ठीक है, अगला, वेयर इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन लोकेटेड। आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे आपको डीपेस्ट पार्ट देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच। ये वो मरियाना ट्रेंच है जहाँ पर आपको क्या मिलती है, एक और लोकेशन मिलती है जिसे हम चैलेंजर्स डीप के नाम से जानते हैं, और कई बार दोनों को कंबाइन करके भी हम चैलेंजर्स डीप के नाम से जानते हैं। अगला, विच इज़ रिफर्ड टू एज अ पायरेट्स एली बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ पायरेट एक्टिविटीज़।
आप लोगों ने मूवी देखी होगी पायरेट्स वाली। वैसे सच बताऊं तो मैंने थोड़ी सी देखी है, शायद 15 या 20 मिनट की, मैंने पूरी पिक्चर नहीं देखी वो। तो पायरेट्स की जब हम बात करते हैं या समुद्री लुटेरों की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है सोमालिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेट्स हैं। वहाँ से अगर कोई भी कार्गो निकलता है ना तो भैया समझ लो समस्या ही समस्या है। तो वो जगह कौन सी है? दैट इज़ गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ एडन कहाँ मिलेगी? एडन नाम की एक जगह है यमन के अंदर, इसी के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आपको क्या मिलता है? गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा। अगला, द लैंड नियर विच कंसिडर द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। भाई कौन सी ऐसी जगह हो जाएगी इसे लोवेस्ट पॉइंट कहते हैं अर्थ पर? आंसर क्या है? डेड सी। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा बेटर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एशिया। अब ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि एशिया के अंदर बात हो रही है, तो आंसर आप क्या करोगे? डेड सी आंसर करोगे। कहाँ पर है ये? जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द कोस्ट लाइन विद अरेबियन सी। इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी कोस्ट लाइन जो है वो अरेबियन सी के साथ में नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये बन जाएगा क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, आप जानते ही जानते हैं, तभी तो इंडिया इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि कनेक्टिविटी मिल सके। तभी चाइना इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि उनका जो सीपेक कॉरिडोर है वो आराम से कनेक्ट हो सके, है ना। अगला सुनिएगा, द ओशियंस कवर डैश ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओशियन जो है वो अर्थ का कितना सरफेस कवर करते हैं? तो 70% का जो एरिया है वो इनके द्वारा कवर किया जाता है। अगर आप देखो कि कई बार पूछा आता है एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, ये मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, है ना। 78%, 0.03%, 0.01%, ये पढ़ा दिया है मैंने। नहीं किए हैं क्लासेस, सीरीज़ नहीं पढ़ी है, एक बार से पढ़ लो, क्योंकि अगला वाला जो भी पेपर होगा, अगेन आई रिपीट, पेपर तुमको यहीं से मिलेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अरे मैम इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही हो। भाई जो चीज़ें हो रही हैं सामने उसके बाद में तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाता है ना इंसान। तो पेपर देखने के बाद में ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि मुझे आपको पेपर सॉल्व कराना होगा, मैंने टेलीग्राम पे पेपर शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो एक बारी से। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो पेपर सॉल्व करने में ही आपको आधा घंटा लगेगा बस। अगला सवाल, द सी बेड स्लोपिंग ग्रेजुअली एंड ब्रॉडिंग द कॉन्टिनेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम कॉन्टिनेंट शेल्फ कहते हैं। ये सवाल एसएससी ने पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट शेल्फ? भैया पता ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो कॉन्टिनेंट स्लोप एंड शेल्फ दो चीज़ें होती हैं जो आपको ज्योग्राफी के थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है, मतलब जब हम लोग मेंस वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर कॉन्टिनेंट शेल्फ और स्लोप का ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आता है ओशियनोग्राफी के अंदर। अच्छा, अगला, सुएज कैनाल, ये किसको कनेक्ट करता है? सुएज कैनाल जो है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करता है, एंड ये बहुत 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 बार पूछा जा चुका सवाल है। अगर आपसे सुएज कैनाल पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जगह क्या हो जाएगी? सनाए पेनिनसुला। क्या है? सनाए पेनिनसुला, ठीक है। सरगासो सी, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? सरगासो सी की बात करोगे तो जो अटलांटिक ओशन का एरिया है वहीं पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके ऊपर आपको मिलेगा सरगासो, उसके बगल में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसकी लोकेशन है। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जो अभी हाल ही में पनामा कैनाल के साथ में ये जो पूरा एरिया है ना उस वाले एरिया में एक और कैनाल के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने वाली है, और जो पनामा कैनाल है वो क्या करता है? पैसिफिक को अटलांटिक के साथ में जोड़ता है। ये हम आपको बता चुके हैं। तो कौन सी ऐसी कंट्री हो सकती है जो प्लान करेगी? तो इसका आंसर क्या है? निकारागा गुआ। ये बहुत ही छोटू सी कंट्री है बट प्लान इनका बहुत बड़ा है, मतलब समझ रहे हो ना, थिंक बिग, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्ट्रेट डज अ टनल कनेक्ट द यूके एंड फ्रांस? कौन सी स्ट्रेट आपको मिलेगी? तो स्ट्रेट ऑफ डूवर है। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई स्ट्रेट होती है तो वो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है और लैंड मासेस को अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ सवाल है, डज क्या टनल कनेक्ट? ध्यान देना, टनल कनेक्ट, तो जो टनल वाला एरिया है वो भी कहाँ पे बना हुआ है? डोवर पे ही बना है। तो तुम गड़बड़ मत कर देना, पता चला ये लिख के आ जाए, तुम सोचो अरे मैम ने तो कहा था कि लैंड को अलग करती है, यहाँ कनेक्ट पूछा जा रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, डोवर नहीं हो सकता, कुछ और होगा। नो, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर का ही एरिया है जो क्या करेगी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक टनल बनी हुई है। अगर कहा जाए
कि इसको अलग करती है? जी हाँ, अलग करती है। अगर पूछा जाए इंग्लिश चैनल को किसके साथ में जोड़ती है? नॉर्थ सी के साथ में जोड़ती है, तो जी हाँ, नॉर्थ सी के साथ में जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा ओशन आपको देखने को मिलता है। अगला, द कैनाल जॉइनिंग द बाल्टिक सी टू द नॉर्थ सी, बाल्टिक सी के साथ में कौन से देश लगते हैं? कमेंट बॉक्स में छापना। और यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है नॉर्थ सी के साथ में, तो ये है कील कैनाल। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि कील कैनाल वाला जो एरिया है वो कुछ समय पहले विवादों में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कील कैनाल इसका आंसर बनेगा। विच ओशन इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया? कौन सा हो जाएगा? इंडियन ओशन इसका राइट आंसर बनेगा। वैसे अगर आप देखो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया हो जाता है, बट फिर भी अगर आप मैप में देखोगे तो दोनों सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो उसके हिसाब से इंडियन ओशन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, टाइड्स इन द सी आर कॉज ड्यू टू, जो आपने देखा होगा ना, एक तो होती हैं लहरें जिसे हम कहते हैं वेव्स, राइट, एक होता है ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं टाइड्स। ये किसकी वजह से होती है? तो मून, सन, अर्थ, इन सब का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से आपको टाइड्स देखने को मिलती हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो गुजरात का जो कोस्ट है वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइड्स मिलती हैं। अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो आपको बे ऑफ फंडी नाम की एक जगह मिलती है नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे ग्रीन लैंड है उसी वाले एरिया में, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? टाइड्स देखने को मिलेंगी। अगला, Aurora are produced by the collision of the charged particle from the Earth's magnetosphere which rises due to, आपने सुना होगा ऑरोरा लाइट्स के बारे में। अरोड़ा नहीं है, ऑरोरा है। ऑरोरा लाइट्स क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, लाइक ग्रीन, पिंकिश, येलोइश, ब्लू, रेड, अलग अलग कलर्स की होती हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? सोलर विंड्स की वजह से होता है। ये आपको हमेशा पोलर एरिया में मिलेगा, या तो नॉर्थ में या तो साउथ में। ओके, अगला सवाल, न्यूमोर आइलैंड, दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड आइलैंड। सवाल में आपसे कहा जा रहा है, देखो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी के यहाँ पटाखे चल रहे हैं, अभी से दिवाली आ गई इनकी, पता नहीं कितना शौक होता है पटाखे चलाने का। यहाँ पे यूएसए कह कह के परेशान है कि भैया सुधर जाओ, भैया सुधर जाओ, भैया सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों? तो इस बार दिवाली पे कुछ अच्छा खाइए और दूसरों के साथ में कुछ अच्छा बांटिए। और अगर कोई दूसरों के साथ में कुछ अच्छा नहीं बांट पा रहे हो तो मेरे ही घर पे कुछ अच्छा सा कुरियर कर देना, कोई मिठाई, जानते हो ना मिठाई एंड मी। सो बट पटाखों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं आप लोग। ओके, न्यूमोर आइलैंड, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल के अंदर है, एंड दिस इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ऐसे क्वेश्चंस ना पेपर में भर के आते हैं और फिर बड़ा मजा आता है इनको सॉल्व करने में। ओके, अगला सवाल, वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे मिलेंगे? सिंपल है, पैसिफिक ओशन में। अगर तुमसे कंट्री पूछ ली जाए तो कंट्री भी मार्क कर देना। ये मैंने आपको सुबह 6:45 AM के क्लास में पढ़ाया हुआ है, जब अभी जापान के अंदर जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ था तब। नेक्स्ट, इन विच सी जॉर्डन रिवर ड्रेन्स, जॉर्डन नदी जो है वो कहाँ पे अपना सारा का सारा पानी ड्रेन आउट करती है? तो डेड सी के अंदर अपना सारा पानी ड्रेन आउट करती है। अगला है हेरिंग पॉन्ड, इस नाम से कौन से ओशन को जाना जाता है? तो इसका आंसर बनेगा अटलांटिक ओशन। यहीं पे ना आपको बहुत सारे रिजेस भी देखने को मिलते हैं, तो अगर रिजेस के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए तो भी आंसर ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु लेड द क्या चिटागोंग पुलिस आर्मरी एंड रेज द नेशनल फ्लैग एट द पुलिस स्टेशन? ये आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिक आ गया, आंसर बनेगा यहाँ पे सूर्यसेन। इन्होंने क्या किया था? इंडिया का जो फ्लैग था उसको फहराया था। ठीक है ना, चलिए, सूर्यसेन इज द राइट आंसर। अगला, हु फाउंडेड द फेमस गदर पार्टी? बड़ी ही ज़्यादा फेमस एक पार्टी बनाई गई थी, सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको बनाया गया था? 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा इसको बनाया गया था। हु ऑथर्ड द बुक, क्या बंदी जीवन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सान्याल जी के द्वारा लिखा गया था। तो यार मैं सच्ची बताऊं, मुझे सिर्फ सान्याल जी के नाम से याद है, हम आगे का नाम भूल ही जाते हैं, हमें नाम वाम जल्दी याद नहीं होते। हाँ जी, अगला देखिए, हु असैसिनेटेड माइकल ओ डायर, ध्यान दीजिएगा नाम पर, माइकल ओ डायर। ठीक है, आंसर क्या होगा? उधम सिंह इज द राइट आंसर।
हु वॉज द यंगेस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी टू बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि सबसे यंगेस्ट जो थे वो कौन थे? खुदीराम बोस थे। अभी कुछ टाइम पहले इनकी जब एनिवर्सरी थी तब मैंने आपको पढ़ाया था, बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ में इनका रिलेशन बताया था। मैंने कहा था कि इनकी एज कितनी कम थी, 18-19 साल के थे जब इनको फांसी की सज़ा हो गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? बॉम्ब फेंके थे। सीखो। अभी कहेंगे कि मैम क्या सीखे? बॉम्ब फेंकना नहीं, अपने कर्तव्यों को समझें, ठीक है? हमेशा गलती सीखना, कुछ अच्छा अगर इंसान सिखा के जाए तो वो मत सीखना। ओके, नेक्स्ट पे आइए। Who changed his name to the Ram Mohammed Singh Azad to be symbolized as the unity of the religion? ये कौन हो सकते हैं? उधम सिंह ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। Who threw a bomb on the center? या ये तो मतलब इजी क्वेश्चन। भगत सिंह जी के साथ में किसने असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था? 1929 की बात है, तो आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा बॉम्ब फेंका गया था। उसके बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया था एंड ही वॉज श्योर, इनको पता था कि भाई अरेस्ट तो होना ही होना है, क्योंकि वहाँ एंट्री लेने के बाद में एग्जिट का कुछ था नहीं, वापस नहीं आ सकते थे। तो आप अगेन कुछ तो सीखो, समझ रहे हो? जब आपको आलस लगता है, जब आपकी सुबह आंखें नहीं खुल रही होती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार ठीक है पेपर जब आएगा तब पढ़ेंगे, सुबह सुबह ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मालूम है तकलीफ़ हो जाएगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफ़ लेनी भी चाहिए। दिमाग में चलता है कि चलो ठीक है जब पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे, लेकिन पता है हम बहुत गलत होते हैं, हम बहुत गलत होते हैं जब हम इस बात को सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक दिन में पढ़ के या एक हफ्ते में पढ़ के आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। एग्ज़ाम भी आप देख रहे हो 1.5 साल में, 2-2 साल में एक बार पेपर हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी अगर चली गई तो कांड हो जाता है भाई, समझ रहे हो? चलो अच्छा, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? मिस्टर सैंडर्स एन इंग्लिशमैन हु किल्ड बाय भगत सिंह। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों भैया मार दिए थे? अरे सैंडर्स ना, वो ध्यान है साइमन कमीशन, साइमन गो बैक नारे लगाए थे ना, तो बस इन्होंने क्या किया था? लाठी चार्ज किया था, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय जी के सर पे लाठी लग जाती है, जिसके बाद में उनकी डेथ होती है। अगला, द कॉन्स्पिरेसी to investigate Indian soldiers to rebellion during the World War I was known as, इसका आंसर हो जाएगा गदर कॉन्स्पिरेसी। उस टाइम पे 1914 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग बहुत ही फेमस नेम है, ये ईयर देख के आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं दिल्ली को जब एज अ कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। हु मेड एन असैसिनेशन, ध्यान है ना कि उनकी वो जा रही थी, बग्गी जा रही थी, उसके ऊपर बॉम्ब फेंका था, है ना? लेकिन गनीमत थी कि उसमें कोई था नहीं, गनीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई उसमें था नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज बिहारी बोस इज द राइट आंसर। को फाउंडर ऑफ पेरिस इंडिया सोसाइटी इन पेरिस इन 1905, आंसर क्या हो जाएगा? बिकाजी कामा। इनका नाम याद रखिएगा, ये वो पर्सन थी जिन्होंने इंडिया के बाहर इंडिया का फ्लैग फहराया था। शी वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है? देख रहे हो पटाखे कैसन चल रहे हैं? अरे भैया दिवाली आ गई है। हाँ अच्छा, दिवाली की छुट्टी कितने दिन की चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार पिन करके बता देना, तो हम भी फिर उसी हिसाब से अपना प्लान आउट कर लेंगे, है ना? कि कब कब छुट्टी चाहिए, कब कब क्लास लगाना है, तो मुझे एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, द सॉर्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज शार्पन ऑन द बीटिंग स्टोन ऑफ द आइडियाज़। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? जहाँ पे भी तुमको कोई स्टेटमेंट दिखे, जहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल हो जाए, समझ जाना कि वो कोई और नहीं हो सकता, एक ही क्रांतिकारी व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? भगत सिंह। सिंपल है, आपको बहुत कॉमनली ये वर्ड इनके हर उसमें मिलता है, हर स्टेटमेंट में मिल जाएगा। हु सेड माई हैंड्स आर नॉट soiled with the murder of the man, God will give me the justice at the time of his death। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशफाक उल्ला खां। और इनके ही नाम पे गोरखपुर के अंदर एक जू भी इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु इज़ कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ द पोएम सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल इज़ द राइट आंसर एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम। अगला, हु वॉज कंसिडर्ड द मास्टर माइंड बिहार द काकोरी ट्रेन। अरे भाई नाम बदल लेना, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है? एक्शन जैक्सन वाली मूवी आई थी ना, वो वाला एक्शन, नाम बदल दिया गया है ना, आपको ध्यान होगा। अभी योगी जी ने इसका नाम चेंज करवा दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1925 एंड राम प्रसाद बिस्मिल इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
हु कमिटेड द मोस्ट डेयरिंग मर्डर ऑफ सर कर्जन विली इन 1907? इसका आंसर होगा एम.एल. धिंगरा ने यहाँ पर इनके मर्डर की पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी। तो ये था गाइज अपने लोगों का आज का सेशन। अभी मिलेंगे 6:45 AM शार्प ओनली ऑन वाइफर स्टडी स्टूडियोज़। लेकिन इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास में 31 अक्टूबर तक का समय है जब आप यहाँ पे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए बैचेस 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन, आपको सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ एक जगह पर मिलेंगे। लेकिन इसके साथ में अगर आप अक्टूबर के एंड तक इसको ज्वाइन करते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 महीने का एक्सटेंशन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 8 महीने का, क्या बोल रहे हैं, 4 साल का बोला ना शायद, सॉरी, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन और 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्सटेंशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा इस बैच के साथ में। इसके अलावा इसका जो कंप्लीट अमाउंट है उस अमाउंट के साथ में अगर आप देखें तो अमाउंट इतना होता है, और अगर आप EMI में देखोगे तो अमाउंट इतना है। लेकिन जब आप यहाँ पे कोड का इस्तेमाल करोगे इस पर्टिकुलर जगह पर, तो आपको कोड लिखना है क्या, कृति10। ये कोड लिखने के बाद में ये अमाउंट आपका कम हो जाएगा और हर महीने के हिसाब से 293 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और वो भी कितने समय तक मालूम है ना, इतने टाइम तक आराम से। ठीक है, तो अगर आपने बैचेस ज्वाइन नहीं किए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए एक बार फिर से अवेलेबल हो गया। रिपोर्ट करेंगे एंड यू विल विन द व्हाट प्राइजेस। ये टेस्ट आपका हो ही चुका है, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड करती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है ये स्लाइड आपको मिल ही जाती है। चलिए तो आते हैं और मिलते हैं 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।